हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे जो अपना वो पढ़ रहे थे, अभी तक हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टार्टिंग वाले जो 2 चैप्टर हैं उससे हमारा 40 से 50% का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। बाकी का हम जो चैप्टर के हिसाब से जो हमने 11 चैप्टर थे उसमें एक एक डिटेल से पढ़ेंगे, तो उससे पूरा इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम बजट करेंगे। तो अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने कुछ आंकड़ों के ऊपर बात की थी। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा। तो पहले 2 लेक्चर में हमने बात की थी आर्थिक समीक्षा के बारे में कि आर्थिक समीक्षा और बजट में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमने देखा था कि ये कौन जारी करता है, ये जो व्यक्तित्व है इनके बारे में भी हमने जाना था थोड़ा बहुत कि ये कौन है। अशोक गहलोत जी, गोविंद राम जी और अशोक चांदना जी। उसके बाद उषा शर्मा जी, भवानी सिंह जी, ओम प्रकाश बैरवा जी। उसके बाद हमने एक इंडेक्स देखी थी कि हमें आर्थिक सर्वे में या इकोनॉमिक सर्वे में क्या कुछ पढ़ना होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो है आपके स्टार्टिंग वाले 2 चैप्टर है आर्थिक विकास के मुख्य सूचक और सारांश, इन दोनों से लगभग 40 से 50% का हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इंडेक्स देखने के बाद हमने कुछ आंकड़ों पे बात की थी। इन आंकड़ों को एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आप पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको याद होगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेने से 2 बार पढ़ लेने से आपको याद नहीं होगा। जितनी बार आप रिवाइज करोगे 20 बार 50 बार तो वो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हमारा जीएसडीपी है वो 7.99 लाख करोड़ है। लाख करोड़ है ये, लाख करोड़। और हमारा जो प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी है वो 14.13 लाख करोड़ है। 13 लाख करोड़। ये 2 बातें मैंने आपको बताई थी पहली क्लास में। उसके बाद वृद्धि दर देखी थी हमने प्रतिशत में। तो स्थिर मूल्य पर 8.19% की और उससे डबल प्रचलित मूल्य पर 16.04% की। अगर आपको ये पॉइंट से पहले वाले भी आंकड़े याद रह जाएंगे तो ये भी बहुत है। उसके बाद हमने देखा था जीएसवीए, या सेंट्रल लेवल पर बोले तो जीवीए, स्टेट लेवल पर बोले तो जीएसवीए। हमने एक एक शब्द के बारे में जाना था कि इसका मतलब क्या होता है। तो जीवीए प्रत्येक कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में हमने देखा था स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पर कितना कितना योगदान है। तो स्थिर मूल्य पर 28 23 43, 28 27 और 43। प्रचलित और स्थिर मूल्य पर दोनों पर ये सेम है, बस इनके पॉइंट में फर्क है। तो दशमलव के बाद जो है इनमें अंतर है। और उसमें भी हमने देखा था कि सेवा क्षेत्र में तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है। सेवा क्षेत्र 43.74% की भागीदारी है संपूर्ण अर्थव्यवस्था में। और प्रचलित मूल्य के आधार पर भी 43.74% की भागीदारी है संपूर्ण अर्थव्यवस्था में। उसके बाद सबसे ज़्यादा भागीदारी है वो है कृषि क्षेत्र की, और उसके बाद है उद्योग क्षेत्र की। तो कृषि क्षेत्र 28.50% स्थिर मूल्य पर और उद्योग क्षेत्र 27.76% स्थिर मूल्य पर। उसके बाद कृषि क्षेत्र 28.95% प्रचलित मूल्य पर। इसमें वृद्धि हुई है तो सीधी सी बात है कि उद्योग क्षेत्र में प्रचलित मूल्य में कमी होगी तो 27.31%। ठीक है। उसके बाद हमने एक आंकड़ा देखा था शुद्ध वाला, शुद्ध जीडीपी, नेट जीडीपी, एनजीएसडीपी। ये है हमारी एनजीएसडीपी, एनजीएसडीपी, नेट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये हमेशा सकल से हमेशा कम होता है। तो सकल तो था हमारा 7.99 लाख करोड़, तो ये कितना है 6.94 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। और हमारा जो प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद था वो कितना था 14.13 लाख करोड़ रुपए, तो ये है 12.59 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद हमने प्रति व्यक्ति आय देखी थी 86,134 रुपये प्रति वर्ष स्थिर मूल्य पर और 1,56,149 रुपये प्रचलित मूल्य पर। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। तो हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था वो था 253
मीट्रिक लाख मीट्रिक टन, 253.99 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2011-12 है उसको हमने 100 मानकर चला है, वो कितना है 134.65। और थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 1999-2000 है जिसको 100 मानकर चला था, वो कितना है 388.29। ठीक है, ये थोक मूल्य सूचकांक किसको बोलते हैं, WPI को। इसके बारे में हमने जाना था कि WPI और CPI क्या होता है। उसके बाद WPI में प्रतिशत परिवर्तन भी देखा था, 4.60% परिवर्तन हुआ था। उसके बाद हमारी जो ऊर्जा उत्पादन है वो भी हमने देखे थी, 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 से कम 7, 2 3 4 8 7 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद वाणिज्यिक साख हमारी जो हमारा क्रेडिट है वो बैंक में कितना पैसा है वो देखा था हमने, 4,41,569 करोड़ रुपए हमारे बैंकों के पास जमा है, या बैंकों की कुल संपत्ति है। राजस्थान में जितने बैंक है, जितनी बैंकों की शाखाएं हैं, उनकी संपत्ति कितनी है। उसके बाद हमने डायग्राम देखे थे, जो हमने पीछे जो इंडेक्स देखी थी उसी के हमने डायग्राम देखे हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और उनकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू 7.99 लाख करोड़ रुपए, 7,99,439 करोड़ रुपए। उसमें प्रतिशत वृद्धि 8.19% की हुई थी। ये किस पर था, स्थिर मूल्य पर। उसके बाद प्रचलित मूल्य पर क्या था, 14.13 लाख करोड़ रुपए, 14,13,620 रुपए, 620 करोड़ रुपए। उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी, 16.4 की। ठीक है, इस पे बात हो चुकी थी। उसके बाद हमने जीवीए देख लिया था, 28, 27 और 43, 28.95, 27.31 और 43.75। ये किस पे क्या है, प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, और ये 2011-12 का आंकड़ा है। 2011-12 में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान कितना था, 28.56, 32.69 और 38.75। यानी कि जो ग्रीन कलर में जो कृषि का क्षेत्र दे रखा है, कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग उतना ही बना हुआ है, थोड़ा बहुत बड़ा है बस, बाकी उतना ही 28 का 28 ही बना हुआ है। उसके बाद जो उद्योग क्षेत्र है उसकी जो हिस्सेदारी है वो हमारी अर्थव्यवस्था में कम हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का है। और उसके बाद जो सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी अर्थव्यवस्था में या हिस्सेदारी है वो बड़ी है। उसके बाद हमने प्रति व्यक्ति आय देखी थी, स्थिर मूल्य 86,134 रुपये और प्रचलित मूल्य 1,56,149 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देखा था, 134.65, आधार वर्ष 2011-12 और आधार कितना माना था, इसको 100 माना था। उसके बाद WPI थोक मूल्य सूचकांक 388 था, इसमें प्रतिशत वृद्धि 4.6% की हुई थी। ये हमने देख लिया था। और बाकी मैंने आपको ये समझाया था कि GDP किसको बोलते हैं, स्थिर मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर इसका मतलब क्या होता है, और अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी अच्छे से समझाया था। उसके बाद हमने सारांश पढ़ा था। सारांश में मैंने आपको बताया था कि ये ज्योग्राफी हम सब कुछ पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की रूपरेखा के बारे में सबसे पहले शुरुआत की है, राजस्थान के बारे में बताया है। ये देखो, इसमें ये दे रखा है, ये आप इसको अंडरलाइन कर लेना अगर आपको नहीं पता हो। राज्य में 4 स्मार्ट सिटी है। 4 स्मार्ट सिटी कौन कौन सी है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ठीक है, सबसे सर्वाधिक आबादी वाला जिला राजस्थान जयपुर ही है। ठीक है, इसको जयपुर क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगर से, और ये सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी है। उसके बाद हमने ये देखा था कि भौगोलिक रूप से राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पहाड़ियाँ, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार के रूप में। उसके बाद हमने एक सारणी देखी थी जिसमें था कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और भारत के साथ उनकी तुलना कर रखी है। तो 2011 तक के साक्षरता दर तक मैंने आपको बताया था कि ये आंकड़े जब तक नई जनगणना नहीं आएगी तब तक ये आंकड़े आपके सेम रहेंगे, जो पहले से चले आ रहे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं वो वही आंकड़े हैं। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी यही आए थे और आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में भी यही आंकड़े आएंगे, लेकिन इसके बाद वाले जो आंकड़े हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था तुलना करके कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र 2011 वर्ष लिया है, क्योंकि इसी समय गणना हुई थी, जनगणना हुई थी। लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का 3,42,000
वर्ग किलोमीटर है, भारत का 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की 6.85 करोड़ और भारत की 121 करोड़। अभी तो आपको पता होगा ज़्यादा हो चुकी है, राजस्थान की लगभग 8 करोड़ के आसपास है और पूरे भारत की लगभग 130-135 करोड़ के आसपास है, 140 करोड़ के आसपास है। अब तो आपने एक आंकड़ा भी पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो चुकी है, चीन से भी ज़्यादा हो चुकी है, भारत पहले नंबर पर आ चुके हैं। 2001 से 2011 के बीच में 10% वृद्धि कितनी हुई थी? राजस्थान में 21.3 की और भारत में 17.7% की। जनसंख्या घनत्व राजस्थान में 200 का और भारत में 382 का। इसका मैंने मतलब बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने कितने लोग रहते हैं। उसके बाद कुल शहरी जनसंख्या बताई थी कितनी हिस्सेदारी है और ग्रामीण की कितनी हिस्सेदारी है। इससे माइनस कर लेंगे तो ग्रामीण की आ जाएगी, शहरी का दे रखा है, एक दे रखा है, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। अगर एग्जाम में आ जाएगी शहरी प्रतिशत कितना है तो आप ये मत बोलना कि हमने तो ये कहीं पढ़ा नहीं। ग्रामीण का आपको दे रखा है तो इसके अलावा क्या बच गया? शहरी का आपको दे रखा है तो क्या बच गया? ग्रामीण का बच गया, तो ग्रामीण की हिस्सेदारी उतनी है। ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, लिंगानुपात दे रखा है। राजस्थान का 928 है, भारत का 943 है। बाल लिंगानुपात दे रखा है। बाल लिंगानुपात में कब तक का वर्ष गिना जाता है? बाल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, बालक बालिकाएं, उनको गिना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है। पूछा जा सकता है कि बाल लिंगानुपात में जो बालक की उम्र है वो कितनी निर्धारित की गई है, तो 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसे कुछ देख के ऑप्शन दे देगा। तो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका बाल लिंगानुपात काउंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद साक्षरता दर को हमने देखा था। साक्षरता दर में पुरुष कितने साक्षर और महिलाएं कितनी साक्षर है। कार्य सहभागिता दर यानी जो वर्किंग पीपल है, काम करने वाली जनसंख्या है, वो उनका प्रतिशत कितना है वो देखा था। उसके बाद हमने जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी जीने की उम्र कितनी है, इनको हमने देख लिया था। मैंने बताया था आपको कि जो शिशु मृत्यु दर है वो है प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चे, यानी कि 3000 बच्चों ने जीवित जन्म लिया है, उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। ये नहीं है कि आपका इसमें यह काउंट नहीं होगा कि मरने वाले बच्चे जो जन्म लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी किसी बच्चे ने जन्म लिया लेकिन वो जन्म से पहले ही गर्भावस्था में ही मर चुके थे, तो उनकी काउंटिंग नहीं होगी, उनकी गिनती नहीं होगी। और मातृ मृत्यु दर में क्या होता है कि 1 लाख जीवित लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें से कितनी माताओं की मृत्यु हो गई थी, तो उनको गिना जाता है। उसके बाद राजस्थान की जो अमूमन जो एवरेज एक व्यक्ति की जीने की उम्र है वो 69.4 वर्ष की है और पूरे भारत में जो एवरेज उम्र है वो पूरी 70 की उम्र है, यानी एक व्यक्ति औसतन 70 वर्ष जीवित रहता है। अब आगे दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में राज्य की अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को विकास की व्याख्या विभिन्न आर्थिक संकेतों जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय आदि के माध्यम से की जाती है। संकेतक राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति को दर्शाते हैं, यानी संपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं, कितना उतार चढ़ाव हुआ है उसको बताते हैं। यह पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाएगी इकोनॉमिक सर्वे से बाहर हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, आपको पढ़ने हैं बस वही आंकड़े जो मैंने अभी ऊपर बताए थे, वो 2-3 पेज के वो आंकड़े वो आपको याद करने हैं। इनका मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसकी परिभाषा दे रखी है, एक निश्चित समयावधि के दौरान राज्य के आर्थिक निष्पादन के आकलन का एक प्रमुख साधन है, यानी कि अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य। मैंने साधारण भाषा में आपको बताया था अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। यही आर्थिक विकास के क्षेत्र में परिवर्तन और इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर आंकलित की जाती है। बता दिया था मैंने जब मैंने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाले जाते हैं, उसी के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। आपको ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं संपन्नता की सूचक है। प्रति व्यक्ति आय क्यों निकालते हैं, उनसे पता चलता है कि वहाँ के लोगों का जीवन का स्तर कैसा है। अगर जैसे प्रति व्यक्ति आय कम है तो इसका मतलब है कि उनका जीवन खराब है, वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरी नहीं करने की क्षमता रखते हैं, उनको भी पूरी नहीं कर सकते और उनके पास संपन्नता नहीं है। उनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, मतलब वो काफ़ी संपन्न व्यक्ति है और अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं।
ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है। जीएसडीपी, एनएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय की अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर मूल्य नीचे दर्शाए गए हैं। इसके साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि और राजस्थान और भारत के बीच 3 व्यापक क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान प्रचलित मूल्य चित्र 0.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो पीछे हमने आंकड़े पढ़े थे वही आंकड़े दोबारा दे दिए। क्या, कौन से आंकड़े? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये हमने पढ़ा था जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रचलित मूल्य पर कितना पड़ा था? 14.13 लाख करोड़ रुपए। इसने यहाँ पे क्या दे रखा है? 14.14 लाख करोड़ रुपए। तो आपको वही याद करना है जो पीछे हमने पढ़ा था 14.13 लाख करोड़ रुपए, वो याद करना है 14,13,620 करोड़ रुपए। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर 7.99 लाख करोड़ रुपए याद करने में ट्रिक बताई थी। 7.99 याद करना, 7 का डबल 14। ठीक है, उसके बाद शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हमने पढ़ा था कि ये जो सकल से हमेशा कम होगा, तो प्रचलित मूल्य पर 12.60 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख, वहां पे हमने पढ़ा था 12.59 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आपको वो याद रखना है। और स्थिर मूल्य पर हमने कितना पढ़ा? 6.95 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय हमने स्थिर मूल्य पर कितनी पढ़ी थी? 86,134 रुपए, और प्रचलित मूल्य पर 1,56,149 रुपए। इतना हमने पीछे पढ़ चुका है, जो पीछे हमने पढ़ लिया वही आगे आएगा। आगे क्यों दे रखे और मैं क्या आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ बार बार? ताकि आपका रिवीजन होता रहे। रिवीजन करना आपको मोस्ट कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बात बता दूं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताया करें। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, और किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार को आपकी अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से वो आप जुड़ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। जो भी आगे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल आपकी ये वीडियो रहेगी, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस वीडियो का। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और चैनल को भी क्या कर लेना आप लोग? सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ना, उस पर आपको अपडेट आती रहेगी। जो भी नई वीडियो आएगी वो उस पर मैं डाल दूंगा। उसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो भी आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 1 मिनट की आपको इन्फॉर्मेशन थी। अब ये दे रखा है आगे एक और जो चार्ट है, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में राजस्थान और भारत के 3 व्यापक क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान। ठीक है, ये क्या दे रखा है? 2021-22 की तुलना में 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि दर हमने पढ़ी थी 8.19% की वृद्धि स्थिर मूल्य पर, और 16.4% की वृद्धि किस पे थी? प्रचलित मूल्य पर। 16.04% की वृद्धि प्रचलित मूल्य पर थी। पीछे सारणी में हमने ये चीज पढ़ ली थी। यहाँ पे वहां पे तो हमें दे रखा था सिर्फ राजस्थान का, और यहाँ पे किसका भी दे रखा है? भारत का भी दे रखा है। तो भारत की स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि है वो कितनी है? 7% की, और प्रचलित मूल्य पर कितनी है? वो है 15.4% की। तो आप इसको भी याद रख लेना। अब 2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय जो हमने प्रति व्यक्ति आय पड़ी थी 86,134 रुपए, 1,56,149 रुपए, उसमें उसको प्रतिशत के रूप में दर्शा रखा है। यहाँ पे स्थिर मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? 6.94% की वृद्धि हुई है। एक आंकड़ा आपको ये एक्स्ट्रा याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उस सारणी से अलग आए ये आंकड़ा, ये आपको वहीं पे लिख लेना है। उसमें जो प्रति व्यक्ति आय थी उसके नीचे एक कॉलम बना लेना, उसमें लिख लेना कि उसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितनी है प्रतिशत के रूप में। तो 6.94% और 14.85% ये है राजस्थान की स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर। भारतीय कितनी है? 5.5% और 13.7% स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रवार योगदान, भारत का क्षेत्रवार योगदान 2022-23 में राजस्थान का क्षेत्रवार योगदान हमने पढ़ा था राजस्थान का 28-23-43, ठीक है, 28.95%, 27.31% और 43.73% किस पे है? प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, और उस पे स्थिर मूल्य पर कितना था? 28.50%, 43.74% और 27.76%। याद रह जाएगा आपको? ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आंकड़ा ये दे रखा है, भारत का क्षेत्रवार योगदान, यानी कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र कितना। सबसे ज्यादा किसका है? सेवा क्षेत्र का। राजस्थान में भी किसका है? सेवा क्षेत्र का। उसके बाद भारत में उद्योग क्षेत्र का योगदान है, राजस्थान में किसका है? कृषि क्षेत्र का सबसे दूसरे नंबर पर योगदान है। उसके बाद भारत में कृषि क्षेत्र का तीसरे सबसे बड़ा योगदान है और राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा योगदान है। तो ये क्रम भी याद रखना आप दोनों में, भारत का क्रम और राजस्थान का क्रम, दोनों का क्रम याद रखना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है और भारत में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का, क्रमवार आपको याद रखना है। सेवा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है। और कितना कितना ये भी याद रखना है, ये मैंने आपको बताई दिया 28, 23, 43, इसमें आपको याद रखना है 18, 28, 53, 18, 28, 53। बिल्कुल साधारण से आंकड़े है, आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें याद करने में। चलो अब आगे देखते हैं। आगे आ गया थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, WPI एंड CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI और WPI मैंने आपको बता दिया था ये चीजें क्या होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। थोक मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं WPI, समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक है और सभी, इसको याद रखना, सभी व्यापार एवं लेन देनों में वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक संकेतक है, ठीक है। एक तो समग्र आर्थिक स्तर पर यानी संपूर्ण राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उस पे व्यापक रूप से परिवर्तन करने वाला है, उतार चढ़ाव का एक संकेतक है, जिसमें किसका लेन देन और कीमतों का जो है वो मूल्यांकन किया जाता है, सिर्फ वस्तुओं का, ठीक है। यह परिभाषा थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब याद क्या रखना है आपको, राज्य का सामान्य थोक सूचकांक का जिसका आधार वर्ष 1999, 2000 जिसको हमने 100 माना था, ये मैंने आपको पहले बताया था सारणी में, इसको आपको याद रखना है। वो कितना है? 385.45, ये आपको याद रखना है। कितना हो गया? ये कहाँ तक के आंकड़े? नवंबर 2022 तक का आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे में। जो हमारा WPI है वो कितना है? नवंबर 2022 तक 385.45 है। इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 6.12% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। नवंबर 2022 तक हमारा WPI जो सूचकांक है वो सूचकांक कितना है? 385.45 और उसमें प्रतिशत परिवर्तन 6.12% का परिवर्तन हुआ। और ये तो था राजस्थान का। अब भारत का कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्योंकि आ सकता है कोई क्वेश्चन कंपेयर वाला कि भारत का और राजस्थान का दोनों का कंपेयर करके पूछ लिया जाए। तो उसका जो थोक मूल्य सूचकांक है WPI है, उसका आधार वर्ष 2011-12 जिसको 100 मानकर चला है, ये भी आप याद रखना। राजस्थान का कितना है? 1999 और 2000 आधार वर्ष, और भारत के स्तर पर कितना है? 2011-12 आधार वर्ष। उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 12.07% की वृद्धि हुई है, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तो ये आप दोनों आंकड़े ये याद रखना आपको। उसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको CPI बोलते हैं, उपभोक्ता के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं की खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन को मापने के लिए तैयार किया जाता है। परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं, उसमें सभी वस्तुओं, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था सभी, इसमें चयनित वस्तु और वस्तुओं के साथ क्या क्या है? सेवा। उसमें WPI में क्या था? सिर्फ वस्तु, इसमें वस्तु के साथ सेवा है, वो संपूर्ण सभी के लिए थी, सभी वस्तुओं के लिए थी। ये कुछ चयनित वस्तु और सेवाओं के लिए खुदरा कीमतों पर, ठीक है। ये परिभाषा थी, ये आपको याद रहे तो अच्छी बात है, आपको याद तो करनी है, मतलब तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप कोई क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उन शब्दों के अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द दे रखा है इसका अर्थ क्या है। अर्थों के बिना आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो,
या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, जब तक आपको शब्दों का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी प्रकार से उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। जैसे ज्योग्राफी में एक एग्जांपल लेके चलो, मैं सब्जेक्ट से थोड़ा इतर जा रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए कभी कभी जाना पड़ता है। तो जैसे आप लेके चलो कि मानसून, अगर आपको यही नहीं पता कि मानसून बोलते किसको है, मानसून का अर्थ क्या है, मानसून का अर्थ क्या है, तो आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। समझे आप मेरी बात? मानसून का अर्थ क्या है तो आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ये कहने का मतलब, अब इसमें हमें याद क्या रखना है, नवंबर 2022 में हमारा जो सीपीआई है वो कितना था, जिसका आधार वर्ष क्या है, सीपीआई का आधार वर्ष 2016। अलवर केंद्र में 4.38%, भीलवाड़ा में 6.92%, जयपुर में 6.4%। ठीक है, तीन आपको राज्य याद रखने हैं। कौन कौन से राज्य आपको याद रखने हैं? अलवर, दूसरा है भीलवाड़ा, और तीसरा है जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, आपको तीन ये राज्यों के नाम याद रखने हैं। WPI सूचकांक 2016 इसका आधार वर्ष है, 2016 आधार वर्ष को 100 माना है। और जो अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो 5.66% की वृद्धि हुई है। WPI के आंकड़े और CPI के आंकड़े, दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं कितने कितने हैं। ये हो गया WPI और CPI। रिवीजन के तौर पे हम कल फिर से देखेंगे, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं। जो राजस्थान का जो WPI है वो उसका वो कितना है, 385.45 आधार वर्ष 1999-2000, 6.12% की वृद्धि हुई है। भारत के स्तर पर जो आधार वर्ष 2011-12 है वो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 12.7% की। CPI 4.38%, 4.38%, 6.92% और 6.04%। भारत के स्तर पर 5.66% की वृद्धि हुई है। अब है बैंकिंग और वित्त। बैंकिंग और वित्त, ये देखो इकोनॉमिक सर्वे में बिल्कुल वही दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं जोड़ा है, सब कुछ ये दे रखा है। जो मैंने आपको इंडेक्स जो शुरू में बताए थे वो देखो ये रहे, ये वो इंडेक्स रहा जो मैंने आपको बता रहा था, जो मैं आपको स्टार्टिंग पहली क्लास से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ये देखो ये रहा सारांश। अब आई होप आपको दिख रहा होगा सारांश। तो सारांश में सब कुछ दे रखा है। ये जो टेबल मैंने आपको बताई थी 2011 के आंकड़े दे रखे हैं, ये वाली टेबल। उसके बाद ये चार्ट मैंने आपको बताया था, ये वाला। और ये देखो ये हमने थोक मूल्य एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये जो हमने पढ़ लिया है। ये नीचे जो ये दे रखा है ये बैंकिंग एवं वित्त, ये वाला, ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बस सेम पढ़ रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले इकोनॉमिक सर्वे में हमें छोड़ना भी क्या होता है। और काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि ये कहाँ से आ गया, समझ में भी नहीं आता। कोई बहुत बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको पूरा ले रहा हूँ। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी है इकोनॉमिक सर्वे, बहुत लेंथी हो जाती है। तो इसमें छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है वो मैं साथ ही साथ आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं आपको सब चीज़ का बता रहा हूँ, जो भी दे रखा है उसका मतलब बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद क्या क्या रखने, कौन कौन से आंकड़े आपको याद रखने हैं वो आपके अलग से लिख लेना। 3-4 पेज के होंगे, वही 3-4 पेज के आंकड़े आपको याद करने हैं। ठीक है, बैंकिंग और वित्त। बैंकिंग देश के साथ साथ राज्य की संपूर्ण लेन देन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। राजस्थान में बैंकिंग और वित्तीय तंत्र का एक बड़ा नेटवर्क है जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और राज्य में आवश्यक आर्थिक विकास प्राप्त करता है। ये नहीं पढ़ना आपको, ये मैं बस पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ लेना आप। अगर आपसे ये चीज़ याद हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2022 तक के आंकड़े हैं ये। राज्य में राजस्थान में कुल कितने बैंक है? 6,987 बैंक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये,
ये आंकड़ा तो आपको याद रखना ही रखना है कि राजस्थान राज्य में कुल कितने बैंक है, 7,987। कुल बैंक का मतलब है कि किनके ऑफिस, कार्यालय, शाखाएं, ब्रांचेज जो भी है वो टोटल कितनी ब्रांचेज है राजस्थान में, 7,987 ब्रांचेज है, कार्यालय या शाखाएं। इनमें से जो सार्वजनिक बैंक है, जो पब्लिक बैंक है, वो कितने, 4,195 बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1,590 बैंक, 1,688 निजी बैंक, 9 विदेशी बैंक, 469 लघु वित्त बैंक और 36 भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक्स की शाखा या कार्यालय। तो टोटल हमारे जो राजस्थान में कुल बैंक और ब्रांचेज या ऑफिसेज कितने हैं, वो 7,987 ऑफिसेज या ब्रांचेज है, जिसमें से 4195 पब्लिक बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, 1,590 ग्रामीण क्षेत्र की बैंक है, 1,688 निजी क्षेत्र की बैंक है, 9 विदेशी क्षेत्र की बैंक है, 469 लघु वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 36 भुगतान बैंक है या पेमेंट बैंक जिनको बोलते हैं, उनकी शाखाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैसे भी याद करो, याद करना है बस। राजस्थान राज्य में गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में सितंबर 2022 में जमा राशियों में 12.51% की वृद्धि हुई है। तो सितंबर 2022 तक कितनी वृद्धि हो चुकी है, 12.51% की। और भारत के स्तर पर कितनी वृद्धि हुई है, 9.78% की। यानी कि पिछले वर्ष जितनी भी बैंकों के पास जमा राशि थी, उससे इस बार 12.51% अधिक जमा राशियां बैंकों के पास है। ठीक है, और पूरे इंडिया लेवल पे बात करें तो उसमें 9.78% ज्यादा बैंक जो जमा राशि है वो बैंकों के पास है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण जमा अनुपात सितंबर 2022 तक राजस्थान में 79.04% और अखिल भारत पर 74.77% है, जबकि ये पिछले साल का आंकड़ा दे रखा है, इसमें वृद्धि हुई है। राजस्थान में 75 था और भारत के स्तर पर 70 था, राजस्थान में अब 79 हो गया और भारत में 74 हो गया, यानी इतनी वृद्धि हुई है। अब है कृषि एवं संबंध गतिविधियां तथा सिंचाई। कृषि संबंध एवं कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां, सिंचाई प्रोग्राम है, उनके बारे में दे रखा है। तो राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्र अभी भी मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2022-23 में राज्य कुल जीएसवीए में 28.95% का योगदान देकर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। 28, 27, 43, 28, 27 और 43, ये मैंने बताया था। कृषि का योगदान कितना बताया था, 28.95% प्रचलित मूल्य पर और 28.50% स्थिर मूल्य पर। ठीक है, 28.95% का योगदान है, वही दे रखा है। उसको पूरा उस जो पैसे जो हमने जो इंडेक्स पढ़ी थी उसको पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे दे रखा है, तो ये हमने पढ़ लिया था। राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य है। हमने पढ़ा था राजस्थान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें फसलों की खेती, जैविक खेती का समर्थन करने, पशुपालन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सक्रिय। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा 594.20 मिमी दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्ष 430.80 मिमी से 37.93% अधिक है। यानी कि इस बार आपको याद रखना है, ये लाइन ये आपको याद रखनी है कि 1 जून से 30 सितंबर 2022 के बीच राजस्थान में कितनी वर्षा हुई है, 594.20 मिमी की, जो कितनी अधिक है, सामान्य वर्षा से 37.93% अधिक वर्षा इस बार हुई थी। 1 जून से 30 सितंबर 2022 के बीच 594.20 मिमी की वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा से 37.93% अधिक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए में स्थिर मूल्य के साथ साथ प्रचलित मूल्य में भी निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक है, स्थिर मूल्य 2011-12 पर यह 2011-12 पे 1.19 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि कृषि क्षेत्र में जो स्थिर मूल्य पर जो 2011-12 में 1.19 लाख करोड़ रुपए थी, कृषि से जो आय मान लो या जमा मान लो, जो भी है, जो आय थी वो 1.19 लाख करोड़ थी, तो वो अब 2022-23 में 2.09 लाख
करोड़ रुपए हो गई है, जो कि 5.24% की वार्षिक वृद्धि दर है। ठीक है। और प्रचलित मूल्य पर 1.19 लाख से 3.79 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है 2022-23 में। इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11.11% की। तो स्थिर मूल्य पर 1.19 लाख करोड़ से 2.09 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, और प्रतिशत में देखें तो 5.24% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार प्रचलित मूल्य पर देखें तो 1.19 लाख करोड़ से 3.79 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, और प्रतिशत में देखें तो 11.11% की वृद्धि हुई है। कुल खाद्यान्न उत्पादन मैंने आपको बताया था 253.99 लाख मीट्रिक टन कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। पिछले वर्ष कितना था? 231.52 लाख। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 253.99 लाख करोड़ रुपए कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक हुआ है? 9.71% अधिक हुआ है ये। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में उद्यानिकी के विकास की अपार संभावनाएं। उद्यानिकी कृषि एवं आर्थिक विविधता मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह किसानों को मुनाफा बढ़ाकर उनकी आजीविका में सुधार करता है। तो उद्यानिकी क्या होता है? आपको पता है उद्यानिकी क्या होता है? आप कमेंट करके बताना, और आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप वीडियो पॉज करके जरूर बताना। उद्यानिकी होता है छोटा बाग लगाना, खेतों में बाग करना, उसके साथ अनेक प्रकार के कृषि व्यवसाय करना साथ साथ में, जिससे क्या हो? एक्स्ट्रा इनकम हो, उसको बोलते हैं उद्यानिकी या बाग लगाना। तो वर्ष 2022-23 में राज्य की योजना जो केंद्रीय अंश सहित है वो 1449 करोड़ रुपए का बजट अनुमान रखा गया था। नवंबर 2022 में 273.78 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया जा चुका है। इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रखो तो बस इतना याद रखना कि राज्य के लिए कितने, जो उद्यानिकी के लिए कितने जो ग्रांट है वो बजट का अनुमान रखा गया है। कितने बजट का अनुमान रखा है? 1439.49 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है बजट में। ठीक है। उसके बाद है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसका नाम ही आप याद रखना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक के दौरान 1405 किसानों को 21.63 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया है। तो आप इसके बारे में गूगल सर्च करना, गूगल कि राजीव गांधी कृषि साथी जो सहायता योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी और किस लिए प्रारंभ की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, कौन से मंत्रालय या कौन से विभाग ने इसको जारी किया था या इसको प्रारंभ किया था, कौन से विभाग ने इसको प्रारंभ किया था। इसके बाद आप ये एक तुलना दे रखी है, किसकी तुलना है? वर्ष 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि दाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 54.30% की दाल में वृद्धि हुई है 2021-22 में। किसकी तुलना दे रखी है? 2002-03 से 6-7 के बीच में जितनी भी औसत की उत्पादकता हुई थी उसमें 2021-22 में कितनी वृद्धि हुई है? दाल में तो 54.30% की, अनाज में 62.21% की, तिलहन में 36.65% की और कपास में 95.10% की। यानी 2002-03 से 6-7 के बीच में औसत रूप से जितनी कपास उत्पादित होती थी 2021-22 में लगभग उससे डबल उत्पादन होता है कपास का। तो आप इसको एक बार याद जरूर रख लेना इस आंकड़े को कि दालों में कितनी वृद्धि हुई है 54.30 की, अनाज में कितनी वृद्धि हुई है 62.21% की, तिलहन में 36.65% की और कपास में 95.10% की। इन चारों को आप ये जरूर याद रखना। तिलहन में सबसे कम हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है कपास में, तिलहन में, उसके बाद दाल में, उसके बाद अनाज में और सबसे ज़्यादा कपास में। इनका क्रम भी आप याद रख लेना। अब है वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं में कुल 39.7 लाख हेक्टेयर कृषि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है 710 हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया, यानी कि जो सिंचाई वाली जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है 2022-23 में? 710 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें सिंचाई की सुविधाओं को अतिरिक्त रूप से
प्रारंभ किया गया है उन बंजर भूमियों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है, या बरानी भूमियों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से ऋण सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान इस परियोजना से क्रियान्वयन से लाभान्वित होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 2348.87 करोड़ है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई है। किसके साथ? जापान के साथ। जापान की एक कंपनी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, उसके साथ 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई PMKSYMI। सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप एवं फव्वारा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजना जो कुशल जल प्रबंधन की पद्धति है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्यों लाई गई थी? ड्रिप एवं फव्वारा सिस्टम से सुनिश्चित करना कि कुशल जल प्रबंधन की एक पद्धति है, यानी जितना भी जल है उसका कुशलतम प्रयोग किया जा सके, बेहतर प्रयोग किया जा सके, हर बूंद से उत्पादकता प्राप्त की जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई है। और केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो कितनी कितनी है? पोषण में 60:40 की हिस्सेदारी है। 22-23 में 63.97 करोड़ रुपए जो है कुल व्यय किए गए हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्यों लाई गई और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी कितनी है और 2022-23 में कितना रुपए व्यय किया गया। ठीक है, उसके बाद अटल भूजल योजना, ये हम आगे की जो क्लासेज है वो करेंगे कल। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो का ज़रूर रिवीजन किया करें, बार बार रिवीजन करें, जिससे कि आपको यह याद रहे। आंकड़े याद रखने हैं, मेन तो आंकड़े है वो 2 पेज वाले आंकड़े, बाकी तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए इकोनॉमिक सर्वे को किस तरह से पढ़ना चाहिए। और अगर बीच में जैसे बहुत बार होता है कि वहाँ पे आंकड़े नहीं मिलते, तो बीच बीच में कुछ ऐसे नए आंकड़े मिल जाते हैं जिसको भी आप उन 2 पेज में आप अपडेट कर लेना, आपका काम उनसे हो जाएगा। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना, जिससे आपको डेली अपडेट मिलती रहे वीडियो के बारे में। या फिर आपके कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं, मैं उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और तो आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।